अस्सलाम स्टूडेंट्स, लर्नर, फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है जनाब क्लोरेला। हम अपने चैनल जाफर्स बायोलॉजी पे क्लोरेला को प्रेजेंट करने जा रहे हैं। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब करें, जाफर्स बायोलॉजी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो जरूर अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप लोग बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो मेरे हर आने वाले जो वीडियो लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है आपके मोबाइल के स्क्रीन पर आपको मैसर आ सकेगा और आप बर वक्त उस लेक्चर से इस्तेफादा कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी क्लोरेला। बिला तखीर हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। हमारा टॉपिक क्या था? क्लोरेला। क्लोरेला पे बात करने जा रहे थे। अब क्लोरेला जो है वो वर्ड क्या है? क्लोरेला जो है वो जो है वो यूनानी ज़बान का वर्ड है, जिसका मतलब क्या है कि ये सब्ज है, ग्रीन कलर को ये शो करता है और एला जो है डिस्टिंक्टिव कलर को बात करता है। अब बात क्लोरेला की कर रहे थे, तो क्लोरेला जो है वो एलजी है। तो क्या है कि ये इसकी कहां पे ये पाई जाती है? ये ग्रीन एलजी जो है उसका क्या नाम है कि ये यूनिसेलुलर है, एक सेल पर मुश्तमिल है एलजी, और ये उसके अलावा नॉन मोटाइल है। जहां पे ये एक सेल पर मुश्तमिल है वहीं पे ये नॉन मोटाइल भी है। और नॉन मोटाइल होने के साथ साथ क्योंकि इसके पास कोई मोटाइल है, इसकी मोटिलिटी के लिए इसके पास कोई मूविंग आर्गन नहीं है, मोटिलिटी जो है वो मोटाइल आर्गन नहीं है, मोटिलिटी के लिए कोई ऐसा आर्गन नहीं है, लोकोमोशन के लिए कोई ऐसा आर्गन नहीं है, जैसा कि फ्लैजेला हो सकता है या दूसरे ऑर्गन है, वो इसमें नहीं है। क्या है इसके अंदर? वो आर्गन, वो इसके अंदर जो है वो आर्गन नहीं है। अब क्या है कि अगर ये यूनिसेलुलर है, एलजी है, तो मतलब एक सेल पर मुश्तमिल है। कितने सेल पर मुश्तमिल है? एक सेल पर मुश्तमिल है। दूसरी चीज कि नॉन मोटाइल है, इसके पास इसका कोई जो है वो लोकोमोटरी आर्गन मौजूद नहीं है। ग्रीन एलजी है। ग्रीन एलजी क्यों है हम इसके स्ट्रक्चर के लिए जब बात करेंगे, हम बात करेंगे इसके लिए। तो ये कहां पे पाई जाती है? ये डैम्प जो है उस पे पाई जाती है, या सॉइल जो जमीन इलाका है, सॉइल है, उस पे डैम्प वॉल पे या सॉइल पे पाई जाती है। लेकिन उसके अलावा ये ट्रीज के जो बार्क है, ट्रीज का जो छिलका है, बार्क है, उस पे ये पाई जाती है। कहां पाई जाती है? डैम्प वॉल पे, सॉइल पे। और कहां पे पाई जाती है? ये जो है वो ट्री के जो बार्क हैं उन पे पाई जाती है। अब ये जो क्लोरेला है, अब इसकी फैमिली में लगभग जो है वो 29 स्पीशीज पाई जाती हैं। अगर इसकी बात करते हैं, मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, तो ये क्लोरेला जो है उसकी मॉर्फोलॉजी में इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे बाहर एक सेल वॉल पड़ी हुई है। सबसे बाहर इसकी क्या पड़ी हुई है? सेल वॉल पड़ी हुई है। और उस सेल वॉल के अंदर इसका स्ट्रक्चर है क्या है? सेल मेम्ब्रेन पड़ी हुई है। सबसे बाहर आउटर कवरिंग इसकी क्या है? सेल वॉल है। उसके जो अंदर दूसरी लेयर है वो इसकी क्या है? सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। और जो सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी, तो किस चीज की? ये इसके अंदर जो है वो न्यूक्लियस पाया जाता है। चूंकि ये न्यूक्लियस भी ये रखने वाली है, यूकैरियोटिक भी है, यूनिन्यूक्लिएट भी है, तो ये न्यूक्लियस इसके अंदर पाया जाता है। और उसके न्यूक्लियस के अंदर जो है वो न्यूक्लियोलस भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोलस पाया जाता है। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस पाया जाता है। और ये जो मैंने जिसे ये सब्ज कलर से शो करने की कोशिश की है, ये सब्ज कलर की जो शेप है, इसे ये कप शेप है। क्या है ये? एक जो है वो यूं करके ये कप शेप जो है मौजूद होते हैं, स्ट्रक्चर मौजूद है। ये जो कप शेप मौजूद स्ट्रक्चर है, इस कप शेप स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट है। क्या है जनाब? ये क्लोरोप्लास्ट है। अगर ये क्लोरोप्लास्ट है तो फिर ग्रीन कलर जो इसका है, एलजी का, क्लोरेला का जो ग्रीन कलर है वो इस क्लोरोप्लास्ट की वजह से है। अब अगर इसमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद है तो बिलाशुबा मुझे बताने की जरूरत नहीं रहती, तो ये बात तो कंफर्म है कि क्लोरेला जो है उसके अंदर क्लोरोफिल की मौजूदगी इस बात की निशानदेही करती है कि इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। अगर इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है तो अल्टीमेटली सी बात है कि ये सोलर एनर्जी को जो है वो कन्वर्ट करता है। ये सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें? ये उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है बाय द वे ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये फोटोसिंथेसिस के जरिए
ये क्लोरोफिल की मदद से, जो कि इसके क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, वो उस क्लोरोफिल की मदद से ये सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब कर रहा है। क्या कर रहा है? सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब कर रहा है और ये उसे फोटोसिंथेसिस कर रहा है। इट मीन दैट कि ये क्या है? ऑटोट्रॉफ है। ये अपनी एनर्जी जो है वो खुद प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन इसी वजह से, क्योंकि इसका जिसको इसमें क्लोरोप्लास्ट पड़ा हुआ है, इसी वजह से इसका रंग जो है वो उसका ग्रीन है और ग्रीन रंग की वजह से इसको क्लोरेला कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? ग्रीन कलर की वजह से इसको क्लोरेला कहा जाता है। ये कप शेप्ड जो पड़ा है, क्लोरोप्लास्ट पड़ा है, इसमें लाइट रिएक्शन वकू पजीर होता है। इसमें लाइट रिएक्शन वकू पजीर होता है। इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल ए भी पड़ा हुआ है, क्लोरोफिल बी भी पड़ा हुआ है। ये इसमें फोटोसिस्टम्स मौजूद हैं। क्या कर रहे हैं? जो कि लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेड स्टेट में आते हैं और फिर वही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी ट्रांसपोर्ट चेन होती है, वो ट्रांसपोर्ट होते हैं फोटोसिस्टम्स में, और उनकी ट्रांसपोर्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब यहां पे दूसरा सवाल ये पैदा होता है, ये तो वो रिएक्शन था ना जो लाइट डिपेंडेंट था, जो लाइट की मौजूदगी में था। ये लाइट की मौजूदगी में तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो क्या ऐसा भी पॉसिबल है? क्योंकि हम जानते हैं, जिक्र सुना था हमने केल्विन मेलविन का, कि वो बता चुके हैं, केल्विन मेलविन जो है वो 1961 में अपने जो है प्रेजेंट किए हुए टॉपिक की बुनियाद पर, अपने रिसर्च की बुनियाद पर उन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में वो वर्क कर रहे थे। अब उन्होंने क्या डार्क रिएक्शन की बात की थी, CO2 फिक्सेशन की बात की थी, कि मतलब लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन की बात की थी, लाइट की गैर मौजूदगी में रिएक्शन परफॉर्म करवाने की बात की थी। उन्होंने लाइट को कहा, उन्होंने कहा था कि अगर लाइट मौजूद नहीं है तो CO2 की फिक्सेशन करके 3 कार्बन साइकिल की मौजूद करके उससे जो है वो क्या किया जाता है, वो ग्लूकोज की प्रोडक्शन, उसके बाद कहा था कि ग्लूकोज की प्रोडक्शन होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका ग्रीन कलर तो है, क्लोरोप्लास्ट तो मौजूद है, ये लाइट रिएक्शन तो कर रहा है, क्या ये डार्क रिएक्शन भी करता है? अगर डार्क रिएक्शन करता है तो कहां पे होता है? जी अल्टीमेटली ये कहा जाता है कि ये जो रेड कलर से मैंने से शो किया है, ये प्रीनॉइड्स हैं। ये प्रीनॉइड्स जो है यहाँ पे स्टार्च जो है वो क्यूमुलेटेड होता है, स्टार्च ग्रेन्स के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये जिनको स्टार्च ग्रेन्स के नाम से जाना जाता है, स्टार्च क्यूमुलेट हो रहा है इन प्रीनॉइड्स में। ये प्रीनॉइड्स क्या करते हैं? ये प्रीनॉइड्स क्या कर रहे हैं? CO2 की फिक्सेशन के लिए सेंट्रल मकाम के तौर पे एक्ट कर रहे हैं, सेंट्रल रीजन के तौर पे एक्ट कर रहे हैं। मतलब यहां पे CO2 की फिक्सेशन की वजह से क्या हो रहा है? ग्लूकोज की प्रोडक्शन हो रही है। और अगर CO2 की फिक्सेशन हो रही है और लाइट की गैर मौजूदगी में हो रही है तो ये डार्क रिएक्शन है। ये केल्विन रिएक्शन की तरफ इशारा किया जा रहा है कि प्रीनॉइड में केल्विन रिएक्शन हो रहा है, विदाउट लाइट रिएक्शन हो रहा है। और दूसरी चीज इसमें क्या है कि विदाउट लाइट रिएक्शन हो रहा है, डार्क रिएक्शन हो रहा है, तो इसमें इन्वॉल्व है रुबिस्को। कौन है? राइबोलोज, बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज एंजाइम यहां पे एक्ट कर रहा है, जो कि CO2 की फिक्सेशन में इन्वॉल्व है। कहां पे? प्रीनॉइड में। तो ये CO2 की फिक्सेशन के जो है वो करवाता है। यहां पे स्टार्च की एक्युमुलेशन होती है, क्योंकि पैदा ग्लूकोज होगा, मोनोसैकेराइड होगा, और वो मोनोसैकेराइड देन पॉलीसैकेराइड स्टार्च में बदलेगा, उसको कन्वर्ट करेगा। अब हम बात करते हैं इसकी, अगर रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें ज़ूस्पोर जो है उनके मतलब नहीं बताया गया कि उनको नहीं है जहां इसमें पाए जाते। तो फिर यहाँ पे कौन इन्वॉल्व है भाई रिप्रोडक्शन के लिए? यहाँ पे इन रिप्रोडक्शन के लिए इनके पास, क्लोरेला के पास कौन इन्वॉल्व है? एप्लानोस्पोर्स इन्वॉल्व है। कौन इन्वॉल्व है जनाब? एप्लानोस्पोर्स इन्वॉल्व है। अब आप मुझसे ये क्वेश्चन करेंगे कि एप्लानोस्पोर क्या है? एप्लानोस्पोर, ये अगर कोई बॉडी पड़ी हुई है, ये बॉडी पड़ी हुई है, इस बॉडी को जो है, ये एल्गल बॉडी है, क्लोरेला की बॉडी है, इसका जो ये प्रोटोप्लास्ट पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है जनाब? प्रोटोप्लास्ट पड़ा हुआ है। ये डिवाइड करेगा, क्या करेगा? डिवाइड करेगा। किसका? क्लोरेला के एक सेल का
प्रोटोप्लास्ट डिवाइड करेगा। मैंने प्रोटोप्लास्ट की डिवीजन की क्यों बात की अभी बताता हूं आपको, क्यों मैंने कहा। अब प्रोटोप्लास्ट डिवाइड कर रहा है ना, तो प्रोटोप्लास्ट डिवाइड करने की बात कर रहे हैं, तो इसमें अल्टीमेटली सी बात है भाई, प्रोटोप्लास्ट में जो कुछ पड़ा है वो डिवाइड करने जा रहा है, वो प्रोटोप्लाज्म में जो कुछ पड़ा है वो डिवाइड करेगा। अब उसमें न्यूक्लियस भी पड़ा है वो भी डिवाइड करेगा, उसमें क्लोरोप्लास्ट भी पड़े हैं वो भी डिवाइड करेगा। तो कितना डिवाइड करेगा यार, इसलिए ये अब मैंने इसके अप्लाई यह कहा था कि प्रोटोप्लास्ट डिवाइड करेगा। अभी मैं बताता हूं ये मैंने क्यों कहा था कि प्रोटोप्लाज्म डिवाइड करेगा 8 to 16 स्टेज तक, 8 से 16 तक ये डिवाइड करेगा। 8 से 16 तक जब डिवाइड करेगा तो वो रहेगा कहां पे, वो इसी मेन बाउंड्री के अंदर रहेगा, मेन मेम्ब्रेन के अंदर रहेगा। 8 से 16 तक डिवाइड करेगा, रहेगा पेरेंट बॉडी के अंदर। मतलब यू कैन से दैट कि पेरेंट बॉडी के अंदर 8 से 16 प्रोटोप्लास्ट डिवाइडिंग सेल्स बन चुके हुए हैं, वो अंदर ही पड़े रहेंगे पेरेंट बॉडी के अंदर। ये पड़े हुए, फर्ज किया ये मैं बना रहा हूं कि ये 3 4 5 6 7 8, फर्ज किया मैं 8 से एग्जांपल दे रहा हूं कि 8 से 16 तक प्रोटोप्लास्ट डिवाइड हो गए, वो पड़े हैं किसके अंदर, पेरेंट बॉडी के अंदर। ये उसकी क्या है, पेरेंट बॉडी है, ठीक है। अब इस पेरेंट बॉडी के अंदर क्या हुआ है, वो 8 से वो डिवाइड हो गए जनाब, ये 8 प्रोटोप्लास्ट डिवाइड हो गए, वो अंदर पड़े हुए, और अंदर पड़े हुए वो अपने गिर्द एक थिक वॉल बना लेंगे। क्या बना लेंगे अपने गिर्द, एक थिक वॉल बना लेंगे। वो थिक वॉल रखे हुए स्ट्रक्चर 8 से 16 तक प्रोटोप्लास्ट डिवाइडेड जो बन चुके हैं, अपने गिर्द थिक वॉल स्ट्रक्चर बनाएंगे, वो इसके अंदर पड़े रहेंगे। क्या है, इसके अंदर पड़े रहेंगे। लेकिन फिर वक्त आने पे क्या करेगा, ये यहां से निकलेंगे, पहले वो उसके अंदर डिवाइड रहेंगे, बाद में क्या करेंगे, वहां से निकलेंगे, और हर एक जो स्पोर है, हर एक एप्लानोस्पोर, इनको क्या कहा जाएगा, एप्लानोस्पोर्स कहा जाएगा। एप्लानोस्पोर, हर एक एप्लानोस्पोर निकलेगा, और निकलने के बाद एक अलग से वेजिटेटिव बॉडी बनाएगा, एक अलग से वेजिटेटिव स्ट्रक्चर बनाएगा। तो इस तरह करके इसकी जो है वो ग्रोथ होगी, और जो है वो इसकी प्रोडक्शन होगी। लेकिन जब ये एक नई बॉडी बनाएगा, एक नया स्ट्रक्चर बनाएगा, इस क्लोरेला में जो है वो मटेरियल पाया जाता है, मादा पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, क्लोरेलिन कहा जाता है। क्लोरेलिन जो है, इसकी एक इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है जी क्लोरेला की। क्यों, क्योंकि इस क्लोरेलिन को जो है वो यहां से ऑब्टेन किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और ये जो है वो एंटीबायोटिक के तौर पे भी इस्तेमाल होती है। कौन, क्लोरेलिन। तो ये इसकी क्लोरेला की एक इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है कि क्लोरेलिन को इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक जैसे बना सकते हैं, एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसके अलावा क्लोरेला जो है ये लगभग 45% जो है वो इसमें प्रोटीन्स रखता है, 20% तक कार्बोहाइड्रेट्स रखता है, अपने अंदर ये फैट्स भी रखता है। क्योंकि इसके अंदर फैट्स भी मौजूद हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है वो प्रोटीन्स भी मौजूद हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद हैं, तो कई एक कंट्रीज में इसको काश्त किया जाता है, इसको जो है वो उगाया जाता है अपनी खुराक के लिए। मतलब ये है कि ये इंसान की फूड का अल्टरनेटिव के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और सबसे ज्यादा इसको जो इस्तेमाल किया जाता है, काश्त किया जाता है, चाइना में इसको दिया जाता है, और इसकी फूड इंसान की जो है वो अल्टरनेटिव फूड के तौर पे इस क्लोरेला को जो है इस्तेमाल किया जाता है। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस में इसकी बहुत बड़ी ये एक इंपॉर्टेंस है, ये इसको जो है वो पॉइंट है कि जहां पे ये फूड के जो है वो अल्टरनेटिव के तौर पे इस्तेमाल है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन मौजूद है, क्योंकि इसके अंदर फैट्स मौजूद है, क्योंकि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह मौजूद हैं, तो इसको इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पे क्लोरेला जो है वो एंटीबायोटिक के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। तो ये जनाब था क्लोरेला का अबाउट मेरा लेक्चर था। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया है तो आप इसको जो है वो शेयर करें दूसरों के साथ, इसकी वीडियो को शेयर करें, और जिन लोगों ने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो इस जाफर्स बायोलॉजी के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।